अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, उसका पार्ट 4 है। बाकी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री का सभी वीडियो आप एक साथ देख सकते हैं। तो बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल सके। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये है पार्ट 4। तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे नोटेबल स्कॉलर्स, एक पॉइंट है जो है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का मतलब क्या होता है, पहले आप इसको समझ लो। जब हम फीमेल के बारे में हिस्ट्री लिखते हैं तो उसे कहते हैं फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। अभी तक जो भी हिस्ट्री लिखा जा रहा था वो सिर्फ मेल के ही बारे में लिखा जा रहा था, लेडीजों के बारे में यानी फीमेल के बारे में हिस्ट्री लिखा ही नहीं जा रहा था। तो बाद में लोगों ने सोचा कि हाँ, लेडीज़ों के बारे में भी हिस्ट्री लिखना चाहिए क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि पास्ट में लेडीजों का भी तो रोल रहा है, इसीलिए लेडीजों के बारे में भी हिस्ट्री हमें लिखना चाहिए। क्योंकि जितने भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ये पास्ट इवेंट के पढ़ते हैं, तो सिर्फ हम मेल के बारे में ही पढ़ते हैं, फीमेल के बारे में तो कुछ हमें पता ही नहीं चलता। तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि जहाँ पे कुछ स्कॉलर्स ने सोचा कि लेडीजों के भी बारे में हिस्ट्री लिखा जाना चाहिए, क्योंकि पास्ट में तो लेडीज भी थी, है ना। तो चलो समझते हैं फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। जब लेडीज़ों के बारे में, फीमेल के बारे में हिस्ट्री लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। समझते हैं। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मीन्स द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव्स ऑफ वुमेन। यहाँ पे बता रहा है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का क्या मतलब होता है। रीस्ट्रक्चरिंग मतलब हिस्ट्री को फिर से लिखा जाए। कैसे लिखा जाए, फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन मतलब लेडीजों को, फीमेल को ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री को फिर से लिखा जाना चाहिए, हिस्ट्री को रीस्ट्रक्चरिंग करना चाहिए। क्योंकि जितने भी हिस्ट्री आज तक लिखे गए हैं सिर्फ मेल के बारे में लिखे गए हैं, तो हिस्ट्री को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, फिर से लिखना पड़ेगा, जिसमें हमें जो फीमेल है उनका क्या रोल रहा है उनके भी बारे में लिखा जाना चाहिए। समझ में आ गया, आगे समझो। द राइटिंग्स ऑफ सीमा दी वेवर, यहाँ पे एक लेडीज हैं जिनका नाम है सीमा दी वेवर, हेल्प इन इस्टेब्लिशिंग द फंडामेंटल ऑफ फेमिनिज्म। तो जो सीमा दी वेवर हैं उन्होंने काफ़ी हेल्प किया, उन्होंने स्टार्ट किया फेमिनिस्ट हिस्ट्री लिखने के लिए। इन्होंने ही स्टार्ट किया कि हमें लेडीज यानी फीमेल के भी बारे में हिस्ट्री लिखना चाहिए। समझ में आ गए, आगे समझते हैं। सी वॉज फ्रेंच, जो भी थी, क्या नाम है इनका, सीमा दी वेवर, ये कहाँ की रहने वाली थी, फ्रेंच की रहने वाली थी। इन्होंने सबसे पहले फीमेल के बारे में हिस्ट्री लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। दी फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी एम्फेसिज्ड नॉट ओनली ऑन द इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री बट ऑल्सो द रीथिंकिंग ऑफ द मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पे जब लेडीज़ों के बारे में हिस्ट्री लिखा जाने लगा तो यहाँ पे एम्फेसिस जोर दिया गया कि हमें खाली लेडीज़ों के बारे में हिस्ट्री नहीं लिखना है, जो मेल डोमिनेटेड है यानी कि जो मेल्स के बारे में हिस्ट्री लिखा गया है उनके साथ लेडीज़ों का क्या रोल रहा है उसका भी हमें हिस्ट्री में लिखना चाहिए। क्योंकि अभी तक जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं सिर्फ मेल के ही बारे में पढ़ रहे हैं, उनके साथ तो फीमेल भी रही होंगी ना, तो उसके भी बारे में हमें लिखना चाहिए हिस्ट्री में। समझ में आ गया, यहाँ पे देखो फिर से समझो। दी फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी एम्फेसिस यानी कि जोर देना, बल देना, नॉट ओनली ऑन द इंक्लूजन ऑफ वुमेन। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का मतलब है नहीं खाली आप लेडीजों के बारे में लिखो हिस्ट्री में, बट ऑल्सो रीथिंकिंग ऑफ द मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव ऑफ द हिस्ट्री। यानी हमें जो मेल्स डोमिनेटेड हिस्ट्री यानी हमेशा मेल के भी बारे में हिस्ट्री लिखा जाता है, उनके साथ जो फीमेल का क्या रोल रहा है उसके बारे में भी हमें लिखना चाहिए हिस्ट्री में। क्लियर हुआ, आगे चलो समझते हैं। इट ड्रॉ हिस्टोरिकल रिसर्च टू फोकस इन डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। जब फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे एक रूल बनाया गया कि जब भी हम हिस्ट्री फीमेल के बारे में लिखेंगे उनके साथ मेल का क्या रोल रहा है वो भी लिखा जाएगा, या फीमेल के जितने भी रोल रहे हैं या सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लिखा जाना चाहिए। समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो फिर से देखो, इट ड्रॉ हिस्टोरिकल रिसर्च, जो भी हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं या पास्ट इवेंट के बारे में खोजते हैं जानना चाहते हैं
किस पे ध्यान देना चाहिए? फोकस इन द डेप्थ, हमें बहुत ही गहराइयों में जाके सोचना चाहिए पास्ट में। वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमंस लाइफ, यानी वुमेन्स का लाइफ जो था कैसा था पास्ट में, उसके भी बारे में हमें सोचना चाहिए हिस्ट्री लिखते टाइम। सच एज, क्या क्या सोचना चाहिए? सच एज देयर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पास्ट में जो फीमेल लोग थी वो क्या क्या जॉब करती थी। एम्प्लॉयमेंट का मतलब जॉब, समझ में आ गया? देयर रोल इन ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन जो फैक्ट्री होती है उसमें बहुत सारे वर्कर का जो लीडर होता है उसे ट्रेड यूनियन कहते हैं, तो उनमें लेडीजों का क्या रोल रहा है उसके भी बारे में हमें हिस्ट्री में लिखना चाहिए। ठीक है। इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर देयर कॉज, कौन से ऐसे पास्ट में इंस्टीट्यूशन लेडीजों के लिए कार्य कर रहे थे उसके भी बारे में हमें लिखना चाहिए। देयर फैमिली लाइफ, जो भी फीमेल का पास्ट में फैमिली लाइफ था कैसा था उसके भी बारे में लिखा जाना चाहिए। समझ में आ गया? इन द हिस्टोरिकल राइटिंग्स आफ्टर 1990 वुमेन वेयर पोर्ट्रेड एज द इंडिपेंडेंट सोशल क्लास। अगर हम 1990 की बात करें तो उसके बाद लेडीजों के भी बारे में हिस्ट्री बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा जाने लगा और लेडीजों को इंडिपेंडेंट क्लास माना जाने लगा, यानी आज़ादी मिल गई लेडीजों को। लेडीजें कहीं पे आ जा सकती हैं, उनके भी बारे में हिस्ट्री लिखा जा सकता है, उनके भी बारे में डिस्कशन होना शुरू हो गया। कब से? यहाँ पे देखो 1990 से। क्लियर हुआ? ये था फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। समझ में आ गया रहेगा। अगला समझते हैं, माइकल फुकॉल्ट। माइकल फुकॉल्ट, हाँ, एक कौन है? एक स्कॉलर हैं। चलो इनके बारे में समझते हैं। द फ्रेंच हिस्टोरियन ऑफ द 20th सेंचुरी। यहाँ पे देखो फ्रेंच के जो हिस्टोरियन थे कौन थे? माइकल फुकॉल्ट। कब के रहने वाले थे? 20th सेंचुरी के रहने वाले थे। समझ में आ गए? माइकल फुकॉल्ट ब्रॉट फोर्थ ए न्यू कॉन्सेप्ट इन द हिस्टोरियोग्राफी। माइकल फुकॉल्ट थे ये भी हिस्टोरियोग्राफी लिखने का एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए। उन्होंने एक बुक लिखा, ही इन हिज बुक, उन्होंने एक बुक लिखा, उस बुक का क्या नाम रखा? आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज किसने बुक लिखा? माइकल फुकॉल्ट ने लिखा। समझ में आ गए? इस बुक में उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि हिस्ट्री कैसे लिखा जाना चाहिए। आर्ग्यूड दैट, इन्होंने उस बुक में आर्ग्यू किया, आर्गुमेंट किया, आर्ग्यूड दैट द प्रिवेलिंग प्रैक्टिस ऑफ अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज नॉट राइट। ये अपने बुक में फुकॉल्ट लिखते हैं कि अरेंजिंग द हिस्टोरिकल इवेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज नॉट राइट। यहाँ पे जब भी हिस्ट्री लिखा जाता है तो कैसे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, यानी 1 तारीख को क्या हुआ, 2 तारीख को क्या हुआ, 3 तारीख को क्या हुआ, हिस्ट्री ऐसा लिखा जाता है। इसमें माइकल फुकॉल्ट कहते हैं कि ये राइट नहीं है, गलत है, ऐसा हिस्ट्री क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं लिखना चाहिए। तो कैसे लिखना चाहिए? चलो देखते हैं, समझते हैं क्या कहते हैं। He draw attention to fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth but attempt to explain various transition in the past। ये क्या बताते हैं? उन्होंने बहुत अटेंशन दिया, ध्यान दिया फैक्ट पे। कहाँ पे? आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है? जो पास्ट के एविडेंस होते हैं, जैसे कि आपको कॉइन मिल गया, कोई इंक्रिप्शंस मिल गए, कोई मेटल मिल गया, समझ में आ गया? तो जो पास्ट की चीजें होते हैं, कोई टूटा हुआ मंदिर मिल गया, टेम्पल मिल गया, तो ये सब क्या होता है? आर्कियोलॉजी होता है। आर्कियोलॉजी को रिसर्च करके हिस्ट्री लिखा जाता है। तो फुकॉल्ट कहते हैं कि बस जो आर्कियोलॉजी है उसको रिसर्च करके हिस्ट्री लिखना कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा ही कहते हैं। ये क्या कहते हैं कि हमें क्या लिखना चाहिए? ही ड्रॉ अटेंशन टू फैक्ट दैट आर्कियोलॉजी डज नॉट स्ट्राइव टू रीच द अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ। वो बोलते हैं कि अगर हम आर्कियोलॉजी देख के हिस्ट्री लिखेंगे तो हम लोग ट्रूथ तक नहीं पहुंच पाएंगे, जो पास्ट की सच्चाई वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या कहते हैं? अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस ट्रांजिशन। ये बोलते हैं पास्ट में जो भी ट्रांजिशन यानी कि चेंजेस हुए हैं, जो भी बदलाव हुए हैं, उसके भी बारे में हमें हिस्ट्री में लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आर्कियोलॉजी है जो कि कॉइन है, स्टैम्प है या तलवार वगैरह है, ये सब के बारे में स्टडी करके हिस्ट्री लिखोगे तो कहीं ना कहीं हम लोग ट्रूथ तक नहीं पहुंच पाएंगे। पास्ट में जो भी चेंजेस हुए, ट्रांजिशन हुआ है, उसके भी बारे में हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसा कौन कहते हैं? फुकॉल्ट कहते हैं। समझ में आ गया? फुकॉल्ट फेल्ट दैट एक्सप्लेनिंग द ट्रांजिशन। फुकॉल्ट ज्यादा ध्यान किधर रहा है? ट्रांजिशन, यानी जो भी पास्ट में चेंजेस हुए हैं इन द हिस्ट्री इज मोर इम्पोर्टेंट। बोलते हैं कि पास्ट में जो भी चेंजेस हुए हैं उसके बारे में हमें हिस्ट्री में ज्यादा लिखना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो चेंजेस हुए हैं, जो बदलाव हुए उसके बारे में लिखेंगे तो लोगों को फैक्ट मालूम पड़ेगा। समझ में आ गया?
ही कॉल्ड हिज मेथड, इन्होंने एक मेथड दिया, उस मेथड को क्या कहते हैं, दी आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज। इनका एक बुक था और इसी मेथड दिया कि भैया हमें जो बदलाव हुए हैं पास्ट में उसके बारे में लिखना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, दी आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज कहते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं डायलेक्टिक्स, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर भी है, समझ में आ गया। डायलेक्टिक्स होता क्या है, तो जब भी हिस्ट्री लिखा जाता है तो कुछ लोग उसके पॉजिटिव थिंकिंग रहते हैं, तो कुछ लोग अपोजिट या नेगेटिव थिंकिंग रहते हैं, समझ में आ गया। कुछ लोग उसके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं तो कुछ लोग नेगेटिव सोचते हैं, कोई भी बात हो, समझ में आ गया। जैसे कि बात करें गॉड की, कुछ लोग मानते हैं तो कुछ लोग नहीं मानते हैं, जो लोग मानते हैं ठीक है, जो लोग नहीं मानते वो भी ठीक है। तो डायलेक्टिक्स हमें क्या बताता है, कोई भी हम स्टोरी पास्ट का लेके आते हैं तो हमें ऐसे दो लोगों के बीच में रखना चाहिए, एक जो उसको मानता है और एक जो उसको नहीं मानता है, तो फिर वो दोनों में आर्गुमेंट होगा। आर्गुमेंट करने से क्या होगा, हमें एक नया कंक्लूजन निकल के आएगा। जैसा कि आप न्यूज देखते हो ना, एक अपोजिट पार्टी का होता है, एक पार्टी का होता है, दोनों से लड़ाते रहते हैं। जब लड़ाते रहते हैं तो उससे हमें क्या मालूम पड़ता है, फैक्ट मालूम पड़ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायलेक्टिक्स कहते हैं। चलो समझने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू हेगेल, डायलेक्टिक्स में हेगेल बताते हैं, समझ में आ गया। हेगेल क्या बोलते हैं, ग्रेस्पिंग मतलब नोइंग द मीनिंग ऑफ एनी इवेंट हैपेंस। अगर बोलते हैं कि कोई भी इवेंट हो गया है, कोई भी इवेंट पास्ट में हो गया है, अगर आप उसके बारे में अच्छे से जानना चाहते हो, उसके मीनिंग के बारे में समझना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा, टू डायरेक्ट अपोजिट। इसके लिए हमें दो पर्सन या दो अपोजिशन की रिक्वायरमेंट होगी, एक जो उसके बारे में पॉजिटिव सोचता है और जो एक उसके बारे में नेगेटिव सोचता है। ऐसे दो लोगों के बीच में रख दो तो अपने ऑटोमेटिकली फैक्ट क्या हो मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पे देखो, ह्यूमन माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द अपोजिट्स, फॉर एग्जाम्पल ट्रू और फॉल्स, गुड और बैड। देखो ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन बींग्स अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव के बारे में नहीं सोचेगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव के बारे में नहीं समझेगा। तो इसीलिए हमें कोई भी पास्ट का स्टोरी है उसे दो लोगों के बीच में रख देना चाहिए, आर्गुमेंट करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए। जब दोनों डिस्कशन करेंगे तो कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आएगा जब हमें उस इवेंट के बारे में, ट्रूथ के बारे में सच्चाई मालूम पड़ेगी। समझ में आ गया। तो इंसान को क्या, अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो उसको ट्रू के बारे में, खाली सच्चाई के बारे में सोचेंगे, उसके बैड के बारे में नहीं सोचेंगे। तो यहाँ पे कोई भी इवेंट है तो उसके बारे में हमें ट्रू और फॉल्स दोनों जानना चाहिए, गुड और बैड दोनों के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मानते हैं तो सही सही कहेंगे, जो नहीं मानता है गलत गलत कहेगा, दोनों के बारे में सोचना चाहिए। समझ में आ गया। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ थिंग वन नीड्स टू नो बोथ ट्रू और फॉल्स। अगर हमें किसी चीज के बारे में अच्छे से जानना है तो दोनों चीजों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, क्या सही है क्या गलत है, दोनों चीजें सोचना पड़ेगा। समझ में आ गया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायलेक्टिक। सिमिलरली गुड एंड बैड, हमें जानना पड़ेगा कि वो इवेंट सही है या गलत है। समझ में आ गया। किसी का नेचर क्या होता है, गुड भी होता है बैड भी होता है, तो दोनों चीजों के बारे में हिस्ट्री में लिखा जाना चाहिए। दिस मेथड ऑफ एनालिसिस विच इज बेस्ड ऑन अपोजिट, एक मेथड दिया गया है जो कि बेस्ड ऑन अपोजिट्स। कुछ लोग, जैसे कि कोई इवेंट आता है तो वो लोग मानते हैं हाँ कि सही है, तो कुछ लोगों के पास उसको अपोजिट को भी दिया जाएगा, भैया तुम बताओ, तुम तो नहीं मानते हो तो सच्चाई क्या है तुम बताओ, तो बताएंगे कि नहीं ये सच्चाई नहीं है। दोनों के बीच में रखना चाहिए। कोई भी थियरी आती है जब उसे अपोजिट के बीच में रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, विच इज नोन एज डायलेक्टिक्स। कोई भी थियरी आता है, कोई भी स्टोरी आता है पास्ट का, उस किसके बीच में रखा जाता है, अपोजिट के बीच में रखा जाता है। अपोजिट दुनिया भर के जो प्रॉब्लम रहता है वो निकालते हैं, भैया ऐसा नहीं हुआ रहेगा, वो बताते हैं, तो इससे जो रहेगा फैक्ट मालूम पड़ जाएगा। समझ में आ गया। इसे को हम लोग क्या कहते हैं, डायलेक्टिक कहते हैं। इन दिस थियरी इज प्रोपोज्ड एट द बिगिनिंग विच इज कॉल्ड थीसिस। कोई भी जब स्टोरी आती है, यहाँ पे देखो दिस थियरी, कोई भी जब थियरी आती है स्टार्टिंग में यानी बिगिनिंग में, तो थीसिस कहते हैं। थीसिस यानी कि जो उसके मानने वाले हैं, पॉजिटिव थिंकिंग। जब पॉजिटिव थिंकिंग वाले आते हैं तो उसको हम लोग थीसिस कहते हैं। समझ में आ गया। देन अनदर थियरी इज प्रोपोज्ड, उसी थियरी के बारे में हम लोग क्या रखेंगे, उसके अपोजिट को देंगे, जिससे विच इज कॉन्ट्रेरी टू दी थीसिस। एक होते हैं थीसिस यानी उस थियरी को मानते हैं, और एक होते हैं कॉन्ट्रेरी यानी अपोजिट होते हैं थीसिस के, यानी उस थियरी को नहीं मानते हैं।
इट इज कॉल्ड एंटीथेसिस। जो भी थियरी को, जो भी स्टोरी को मानते हैं उसे क्या कहते हैं? थेसिस कहते हैं। जो नहीं मानते हैं उसे क्या कहते हैं? एंटीथेसिस। जो लोग गॉड को, कुछ लोग भगवान को नहीं मानते तो उन्हें क्या कहेंगे? एंटीथेसिस। और जो मानते हैं उसे क्या कहेंगे? थेसिस कहेंगे। आपने देखा रहेगा दोनों के बीच में हमेशा आर्गुमेंट होता रहता है ना? उसी को डायलेक्टिक कहते हैं। क्लियर हुआ? आफ्टर ए थ्रू लॉजिकल डिस्कशन, फिर क्या होगा? थेसिस और एंटीथेसिस में क्या होगा? लॉजिकल डिस्कशन होगा। ये दोनों बैठ के बकवास करेंगे, है ना, आर्गुमेंट करेंगे। अब बोथ न्यू थेसिस इज प्रपोज्ड, उसके बाद एक नया स्टोरी बन के आएगा। न्यू थेसिस इज प्रपोज्ड विच इंक्लूड जिस्ट ऑफ बोथ, दोनों के क्या कहते हैं? डिस्कशन करने के बाद एक नई थियरी बन के आएगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? द थेसिस एंड द एंटीथेसिस। ये दोनों मिला के एक नई थियरी आई, उसे क्या कहेंगे? दिस प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट न्यू थेसिस इज कॉल्ड सिंथेसिस। जब दोनों का आर्गुमेंट करने के बाद एक नई थियरी, नई स्टोरी बन के आएगी तो उसे क्या कहेंगे? सिंथेसिस कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? इसी के साथ जो फर्स्ट चैप्टर है कंप्लीट हो गया। समझ में आया? तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।